नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मलय मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो बच्चों, इस चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो बच्चों, आपने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। इस चैप्टर में हम 1991 से आगे के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि 1991 से किस तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस आए हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में होने वाला है बच्चों, क्योंकि लंबा चैप्टर है तो हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर: इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस आए 1991 के बाद, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स। 1991 की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या क्राइसिस हुए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन के अंडर जो हमारा 5 रिफॉर्म्स करे गए, किन किन सेक्टर्स में करे गए और कैसे कैसे करे गए, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, टैक्स सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, या फिस्कल को हम टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, देन उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंजेस किए गए, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, एलपीजी के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट थे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट थे, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो क्या क्या कारण थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक्स चेंजेस किए गए थे 1950 से लेकर 1990 तक, उसके फेलियर के क्या क्या कारण थे, उन सब के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इन दिस चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 1950 से लेकर 1990 तक आपने क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस करे। जो जो इकोनॉमी में किसी देश की, नेशंस की इकोनॉमिक पॉलिसी में या इकोनॉमिक के किसी क्षेत्र में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। सो दीज आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस वुड स्टीयर द इकोनॉमी इनटू द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो इसके ऊपर बेस्ड करता है कि मार्केट में जो इकोनॉमी पर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो अड़चने आ रही हैं उसको हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उसको ही हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन 1991 इन इंडिया। बेटा, कब स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म? 1991 में, ध्यान रखिए। और किसने करा था मैं आपको बता देता हूं। हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और जिनके साथ एक व्यक्ति और थे जो भारत के महान इकोनॉमिस्ट हैं, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो बच्चों, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे साथ उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जो थे हमारे, वो थे मनमोहन सिंह। बेटा, जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ जुलाई 1991 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या क्या नीड थी, किस कारण से, क्या आवश्यकताएं थी इकोनॉमिक चेंजेस की। ठीक है, तो जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ हमने देखा कि 1950 से लेकर 1990 यानी कि 40 साल तक कोई भी इकोनॉमिकल चेंजेस नहीं आए।
तो उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर या अदर IMF ने प्रेशर बनाना चालू करा हमारे देश की पॉलिसीज पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, कि आप हर समय लोन लेते जा रहे हैं। 40 सालों में भारत पे बहुत सारा कर्जा हो गया था और आप लोन लेते जा रहे हो लेकिन आप उसका किस्त नहीं चुका पा रहे हो या अपना इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो। लोन तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि हमारे उस समय भारत में बहुत ऐसा युग था जिस समय डेवलपमेंट हो रही थी, फालतू का पैसा जो था वेस्ट हो रहा था, क्योंकि वॉर्स बहुत ज्यादा हो रही थी। तो हमें सारा पैसा कहाँ खर्च करना पड़ रहा था, वॉर के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी, हमें उन क्षेत्रों में पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो क्या क्या नीड्स थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वो जान लेते हैं। माउंटिंग फिस्कल डेफिशिट, यानी कि टैक्स की कमी को, टैक्स में कमी करना, सबके लिए बराबर बनाना। जो भारत में फाइनेंशियल कंडीशन की जो कमी थी उसको स्टेबल बनाना मेन रीजन था। उसके बाद था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हमारे देश में जो पेमेंट्स का रेशियो था वो कम हो गया था, मतलब हम पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, हमारे ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया था, हमारी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा लोन ले चुकी थी कंट्री, और उनका लोन तो चुकाना बहुत दूर की बात, हम उसकी इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे थे। गल्फ क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज कम हो गई थी, इन्फ्लेशन होता जा रहा था। उस समय पे हमारे पास क्राइसिस बढ़ती जा रही थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी रिजर्व नहीं था, बहुत लिमिटेड पैसा बच गया था, हमारे पास 2 वीक्स का ही पैसा बच गया था, जिससे हम अपने 2 वीक्स का ही भारत का क्या कर सकते थे, चला सकते थे। राइज इन प्राइजेस, और जो चीजें हो गई थी वो बहुत महंगी हो गई थी, प्राइस बहुत राइज हो गए थे, ठीक है, चीजें बहुत बढ़ गई, चीजें इतनी महंगी हो गई थी तो उन्हें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। Liberalization of the economy means its freedom from direct and physical control imposed by the government. Liberalization का मतलब था बच्चा यहाँ पर, जैसे लिबरलाइज कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से फ्रीडम दे दी, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स लगाए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा, लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, और किसी भी काम को एक्सटेंड करना पड़ता था। 1950 से 1990 तक अगर हमें कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना पड़ता था या किसी बिजनेस में आना था या सेटअप करना था तो उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सरकार ने क्या करा, उस लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया, यानी कि आप डायरेक्टली वहां जाके अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते थे, कोई भी गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी नहीं आप पे, ठीक है, यानी कि लिबरलाइज कर दिया था इकोनॉमी को, फ्रीडम हो गया था, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट या इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ में आया बच्चों, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म जो होता है लिबरलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस करे गए, उदारीकरण में क्या क्या चेंजेस किए गए, लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, उसके बारे में हम क्या क्या इकोनॉमिकल चेंजेस किए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चेंजेस जो किया गया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला पॉइंट है अबॉलिशन एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जैसा कि मैंने बताया, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया, अबॉलिशन कर दिया उसका, कि आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, किसी भी प्रोडक्शन एरिया में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, कोई भी आ सकता था, अपना प्लांट लगा सकता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन को खत्म कर दिया था, कोई रिजर्वेशन सेक्शन ही नहीं छोड़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई रिजर्वेशन रखा गया हो। प्रोडक्ट्स को लाया गया, मशीनों को लाया गया, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया, कोई भी लाके उसमें कर सकता था, किसी प्रकार की कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट था आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपेंशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्शन में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी तब बढ़ेगी जब उसमें कैपिटल गुड्स को हम इंपोर्ट कर सकते थे बाहर से, या कैपिटल गुड्स को आसानी से ला सकते थे, तो यही चीज थी।
नेक्स्ट उसके बाद है फ्रीडम टू इंपोर्ट गुड्स। इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए स्वतंत्रता मिल गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। क्लियर बच्चों? बाकी इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे अभी जब ये टॉपिक आएगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो सेकंड पॉइंट था यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बच्चों लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आरबीआई क्या करता था, फाइनेंशियल भारत की जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, और जो उसका रोल था वो बहुत बहुत लीनियंट कर दिया गया लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। उसके रोल को चेंज करा गया। आरबीआई के रूल्स को चेंज करा गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो रोल्स थे, उसने जो रूल्स लगा रखे थे अदर बैंक्स पे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, उनके रूल्स को खत्म करने के लिए आरबीआई के रोल्स को चेंज करा गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स, जिसे हम कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स रिफॉर्म्स आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। तो देखो बच्चों, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों पार्ट किसके हैं, दोनों चीज किससे रिलेटेड है, फिस्कल रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब क्या चेंजेस करे, क्या फाइनेंशियल पोजीशन में फिस्कल यानी कि टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस करे गए, जिसके कारण रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर पाए गवर्नमेंट, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। जो टैक्स थे वो मेन कंपोनेंट्स थे किसके, फिस्कल रिफॉर्म्स के। जो टैक्स थे हमारे दो कैटेगरी में ब्रॉडली, द टैक्सेस आर क्लासिफाइड फॉलोइंग टू कैटेगरीज। वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बच्चों हमें पता है कि जो ब्रॉडली टैक्सेस लगाए जाते हैं वो दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैं आपको समझा देता हूं, जो डायरेक्टली आपसे वसूला जाता है किसी चीज पे, ठीक है। ऐसा कोई भी टैक्स जो आपसे डायरेक्ट वसूला जाता है या आपकी इनकम पे वसूला जाता है या किसी चीज के थ्रू वसूला जाए, डायरेक्ट आपने ही भरना है उस टैक्स को। जैसे कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे आपके क्या है, डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसको इनडायरेक्ट रूप में आपको गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो मार्केट में आपने पेंसिल खरीदी, पेंसिल का प्राइस 3 रुपए, टैक्स के साथ उसका प्राइस 5 रुपए, 2 रुपए टैक्स के साथ 5 रुपए की वो आपको मिली। तो वो 2 रुपए आपके बिहाफ पे कौन भरेगा, वो थर्ड पार्टी भरेगी। तो थर्ड पार्टी जब आपको भरेगी तो ऐसे टैक्सेस को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस करे गए, इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस करे गए, वही सब फिस्कल रिफॉर्म पॉलिसीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के अंतर्गत क्या है, इफ इट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो लिखा गया बच्चों, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी मनी की वैल्यू है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, किस तरीके से उसमें चेंजेस किए गए, इंपोर्ट्स को रोका गया, क्या फॉरेन ट्रेड्स के पॉलिसीज में चेंजेस किए गए, वो सब इसके अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, प्राइवेटाइजेशन। Privatization is the general process of involving the private sector in the ownership of operation of a state-owned enterprises। तो बच्चों प्राइवेटाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप उठा के किसको दे दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है। यानी कि किसी भी पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप को उठा के उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जिससे कि लोगों में कंपटीशन बढ़ सके और पब्लिक गवर्नमेंट को, जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक को फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन सेक्टर था। बाकी आप डीप में अभी आगे जब टॉपिक बढ़ेगा तब आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ये अलग अलग टॉपिक्स के बेस पे मिलेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को आप डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑल ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल टू पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, टू द प्राइवेट इन्वेस्टर। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया
एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अपने सारे शेयर्स कैपिटल, किसी पब्लिक सेक्टर की शेयर कैपिटल को, अपने हिस्से के जो शेयर होते हैं वो कंपनी उठा के, जो गवर्नमेंट उठा के किसको दे दे, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को दे दे, किसी इंडिविजुअल को दे दे या किसी कंपनी को दे दे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। क्लियर, समझ में आया? इसे हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। समझ में आया? गवर्नमेंट अपने हिस्से के शेयर उठा के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देगी, किसी इंडिविजुअल इंसान को या किसी कंपनी को बेच देगी, उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएट विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड द डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बच्चों सब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने देश की इकोनॉमी को कहा, पूरे वर्ल्ड में ले जाना। अपने देश की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में ले जाना ही क्या है आपका, क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों अब बात करते हैं हम पॉलिसी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से पॉलिसी स्ट्रेटेजी को प्रमोट करा गया जिससे कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो सके। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन क्या पॉलिसीज बनाई गई, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई जिससे कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो सके। तो पहला पॉइंट था इसके अंतर्गत, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगा सकता है भारत में आके, उस लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि जो कन्वर्टेबिलिटी रखी गई, किसी भी चीज को लाके, किसी चीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना चाहे या फॉरेन एक्सचेंज से लाके कोई किसी चीज से कन्वर्ट करना चाहे तो उसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की ऑप्शन भी दे दी गई। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई जिससे कि व्यापार लंबे समय तक चल सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक लगाया जा सके और बिजनेस लंबे समय तक रन हो सके पूरे वर्ल्ड में। रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ पॉलिसीज को खत्म कर दिया गया, जिससे कि रिड्यूस कर दिया गया, जिससे कि हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैल जाए। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो हमारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, उनको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 एंड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो बच्चों क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आई 1991 में, यानी कि 1950 के बाद 1991 तक क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुआ, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या बनी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991, बेटा मैंने बताया था कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारी पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है ये। इंडिया met with an economic crisis relating to its external debts. The government was unable to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserves were not sufficient to repay the debts. The prices of the essential goods were rising and the imports were growing at a very high rate. तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो क्या स्थिति थी भारतीय इकोनॉमी की। इंडिया मेट एन इकोनॉमिक क्राइसिस, भैया भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत के पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, दूसरे देशों का कर्जा होता जा रहा था, आईएमएफ का कर्जा था, वर्ल्ड बैंक का कर्जा था। भारत क्या कर रहा था, लोन लेता जा रहा था, लेकिन ऐसी क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक बहुत सारी वॉर हुई, और जिस कारण हमारे देश का पैसा जो था मोस्टली डिफेंस में जा रहा था या फिर ऐसे क्षेत्रों में जा रहा था जहां पर डेवलपमेंट हो ही नहीं रही थी। ठीक है, कोई मतलब फालतू की जगह क्षेत्रों में पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब लोन बढ़ रहा था तो हमें तो भैया लोन चुकाना ही होगा ना, गवर्नमेंट को तो लोन चुकाना ही है। तो लोन चुकाने के लिए जब अब्रॉड से लोन लिया तो उस लोन को चुका नहीं पा रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे हमारे पास वो भी इतने नहीं थे कि हम अपना उधार चुका सकें। ठीक है, जो हमारे क्या था, आवश्यकता की वस्तुएं थी, उस समय उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे। इंपोर्ट्स जो हो रहे थे, इंपोर्ट जो भी चीजों का हो रहा था
वो बहुत हाई रेट पे हो रहा था। इंपोर्ट जो भी चीज हम कर रहे थे वो बहुत हाई रेट पे कर पा रहे थे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नरसिम्हा राव की जो नरसिम्हा राय की गवर्नमेंट थी 1991 में, उस समय पे हमारे पास कर्जा बहुत ज्यादा था, जिसके कारण हम कर्जा क्यों कारण था? क्योंकि पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर हो रही थी। पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों फेलियर हुई उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब हम उस लोन का रिपेमेंट की बात आ रही थी, क्योंकि हमारे पास प्रेशर बन रहा था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और अलग अलग जहां से हमने अब्रॉड से लोन लिया हुआ था वहां से प्रेशर आ रहा था कि हमें लोन चुकाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी नहीं था जिससे कि हम उस उधार को चुका पाए। इवन इंटरेस्ट तक पेड नहीं कर पा रहे थे हम उस समय। ठीक है, चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हाई रेट पे भारत में हो रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटेड न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज मेजर ऑफ अ रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों जैसे जैसे देखा भारतीय सरकार ने कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे, हमारे पास हर चीजें बहुत महंगी हो रही हैं और हमारे पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने मिलकर एक पॉलिसीज बनाई जिनका हम कहेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे बड़ा योगदान रहा है इन दोनों का। तो इन्होंने पॉलिसीज रिफॉर्म करी, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस करे, कंडीशंस को चेंज करा और इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे जिसके कारण हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ? प्रमोट हुआ। ठीक है, crisis in India is figured out because of insufficient management of Indian economy in 90s 80s. The revenue generated by the government were not adequate to meet the growing expenses, so the government resorted to borrowing to pay for its debts and was caught in a debt trap. Deficit it refers to the excess of government expenditure over its revenue. देखो, जो हमारे देश में इंडियन इकोनॉमिक जो क्राइसिस आई वो क्यों आई, तो हमने इसका कारण ढूंढा। तो जब फाइंड आउट हुआ इंडियन इकोनॉमीज 1980s में 50 से लेकर 80s के बीच इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हुआ इकोनॉमी के क्षेत्र में, इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में जो पैसा था बहुत ज्यादा खर्च किया गया फालतू की चीजों में। द रेवेन्यू जनरेट बाय द गवर्नमेंट वर नॉट एडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस। जितने भी डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस थे या जितने भी ग्रोथ के एक्सपेंसेस थे वो गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही थी और रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा था। रेवेन्यू मतलब कहाँ से? रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है सरकार? या टैक्सेस के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू। तो टैक्सेस और पॉलिसीज के थ्रू उतना पैसा नहीं आ रहा था जितने सरकार के खर्चे थे देश के विकास करने के लिए। सो द गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू बोरोइंग टू पे फॉर इट्स डेब्ट। तो जाहिर सी बात है सरकार को क्या था, सरकार ने तो पहले ही लोन ले रखा था। भाई सरकार के पास जब पैसा नहीं था डेवलपमेंट करने के लिए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए और लोन लिया गया, जिसको रीपे करने के लिए सरकार क्या हो गई? असमर्थ हो गई। तो इसी डेफिशिएट को पूरा करने के लिए, यानी कि इसी कमी को, जो हमारे पास पैसा कम हुआ जिसके कारण हम अपने लोन्स का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, उसी के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिफॉर्म किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की उत्पत्ति हुई। डेफिशिएट इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यू। डेफिशिएट एक ऐसी टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो खर्चा था गवर्नमेंट का वो ज्यादा था उसके रेवेन्यू से। ऐसी स्थिति में इसे बोला जाता है डेफिशिएट, जब सरकार का खर्चा उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं उसकी इनकम से। ठीक है, तो हम बोलते हैं डेफिशिएट। क्लियर हो गया बच्चों? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या क्या कॉजेज थे इकोनॉमिक क्राइसिस के वो पढ़ लेते हैं हम। द कॉन्टिन्यूड स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। हम जानते हैं कि जैसा 1950 से लेकर 1990 तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए जिसके कारण कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई गवर्नमेंट हमारी, जिससे कि हम अपने डेब्ट्स का भुगतान कर सकें, यानी कि उधार का भुगतान कर सकें।
The government was not able to generate sufficient fund from the internal sources such as taxation. और जो हमारी भारतीय सरकार थी वो इतने सफिशिएंट फंड को जनरेट नहीं कर पा रही थी कि किसी तरीके से हम अपने डेब्ट्स का भुगतान कर सकें, जैसे कि टैक्स के माध्यम से कोई इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ रहा था जिससे कि देश में डेवलपमेंट प्रोग्राम चल सकें या फिर अपने डेब्ट्स का भुगतान कर सकें। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑन एरियाज लाइक सोशल सेक्टर्स एंड डिफेंस डू नॉट प्रोवाइड immediate return, so there was a need of utilize the rest of its revenue in a highly effective manner which the government failed to do. तो आपने देखा, जैसा मैंने बताया आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि 1950 से लेकर 1990 तक जो हमारी डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो था सबसे ज़्यादा हुआ समाज के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, और भारत की डिफेंस में, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे वॉर्स हुए जिस कारण भारत को डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदना पड़ा। और डिफेंस इक्विपमेंट जब भारत ने खरीदे तो ऑब्वियसली है ज़्यादा से ज़्यादा जब खरीदा तो उसने पैसा खर्च भी करा, और उसका जितना भी रेवेन्यू था वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हुआ किस पे? डिफेंस पे और आपका सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट पे। पब्लिक सेक्टर से उतना जनरेशन हो नहीं रहा था इनकम का, जिस कारण गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जनरेट करने में फेल हुई। ठीक है, द इनकम फ्रॉम public sector undertaking was also not very high to meet the growing expenditure. और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो भी बैंक या कोई भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस थी उनसे इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी कि हम अपने खर्चों को उठा पाएं। ठीक है, उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी, खर्चा ही नहीं उठ पा रहा था, तो खर्चा उठाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर, जब हमारे पास इनकम उतनी होगी तभी तो हम खर्चा उतना उठा पाएंगे। जब खर्चा ही ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो एक तरीके से लॉस में ही तो थी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या था आपका पॉइंट? फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज स्पेंट ऑन द मीटिंग कंजम्पशंस नीड्स एंड टू मेक रीपेमेंट्स ऑन द अदर लोन्स। देखो हमने क्या करा ऐसी सिचुएशन में, हमने फॉरेन एक्सचेंज से पैसा बोरो करा, अदर कंट्रीज से पैसा बोरो करा, और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जिनके कारण हम अपनी कंजप्शन के लिए पैसा लोन के तौर पे ले रहे थे। ठीक है, और उनका रिपेमेंट भी टाइम टू टाइम करना पड़ रहा था हमें। No effort was made to reduce such increased spending and sufficient attention was not given to the boost export to the pay for die growing needs. समझ में आया? यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी एफर्ट्स नहीं करा गया कि किसी तरीके से अपने देश में जो खर्चे बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए, कम किया जा सके। ठीक है, जो ये खर्चे बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके और लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। कोई भी इस तरीके का अटेंशन गवर्नमेंट ने उस समय नहीं दिखाया कि जिससे कि हमारा माल एक्सपोर्ट हो भारत से बाहर और भारत के पास पैसा उतना आने चालू हो जाए। समझ में आया बच्चों? अगर एक्सपोर्ट होता तो हमारा माल बिकता तो, क्योंकि उस समय क्या था, हमारा ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज थी, इकोनॉमी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, हम अपने देश से बाहर इतना सामान नहीं भेज सकते थे। ठीक है, ड्यू टू above state condition in the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margin that meeting of expenditure through borrowing become unsustainable. तो देखो 1980s आपने जो ये सारे रीजंस पढ़े जिसके कारण गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा। 1980s में जाके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने बढ़ गए क्योंकि गवर्नमेंट अपना सारा पैसा लोकल सेक्टर्स और ऐसी जगहों पर लगा रही थी जहां से उसे इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी। इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, पब्लिक सेक्टर पे पैसा लगा रही थी। पब्लिक सेक्टर पे पैसा लगाने के कारण जब इनकम जनरेट नहीं हुए, एक्सपेंडिचर बढ़ते चले गए और धीरे धीरे समय के साथ भारत पे कर्जा बढ़ता चला गया और ऐसी कंडीशन में भारत सस्टेन नहीं कर सकता था। समझ में आया बच्चों? और इसी कारण हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
क्या नीड थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या क्या नीड थी, उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट up to 1990s failed in many aspects and landed the countries in an unprecedented economic crisis. The situation was so alarming that India reserve of foreign exchange were barely enough to pay for 2 weeks of imports. New loans were not available. NRI were withdrawing the large amounts. There was an erosion of confidence of international investors in the Indian economy. The following points highlighted the need of economic reform in Indian country. तो देखो क्या बोला गया, द इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी 1990 में, 1990 तक वो फेल हो रही थी काफी हद तक अपने देश की इकोनॉमिक क्राइसिस को पूरा करने में। ठीक है, क्योंकि हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरीके से कंट्री में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी इकोनॉमिक के क्षेत्र में उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। और परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व खाली 2 मंथ के 2 वीक्स का इंपोर्ट, 15 दिन का इंपोर्ट कर सकते थे हम उससे। ठीक है, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे कि हम अब मटेरियल को इंपोर्ट कर सकें। भारत के पास 2 वीक्स के मटेरियल के ही पैसे बचे थे, लोन कोई अवेलेबल था नहीं, नया कोई लोन नहीं ले पा रहे थे। एनआरआई जो थे हमारे भारत के, वो क्या कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स को विड्रॉल कर रहे थे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उड़ गया था किससे, भारत की इकोनॉमी से। देन उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाना बंद कर दिया था। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था कि भारत में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि भारत जो भी पॉलिसीज लगा रहा है उससे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर पे काम करना पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर से इनकम का जनरेशन उतना नहीं है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे अपने हाथ पीछे खींच रहे थे। दूसरी चीज, यहाँ पे लॉ एंड रूल्स सारे गवर्नमेंट देख रही थी, लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, इसीलिए नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ी। तो क्या क्या पॉइंट्स थे जिसके कारण न्यू हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, क्या आवश्यकताएं थी, क्या पॉइंट्स थे जिस कारण हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। पहला पॉइंट था इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया, यानी कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल पैसे की कमी हो रही थी, एक्सपेंडिचर ओवर देन इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर ओवर देन इनकम, इट इज कॉल्ड एज ए डेफिसिट। तो हमारे पास जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू कम हो रहा था, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे, तो उनको क्या करना था, डेफिसिट्स को बढ़ने के कारण, जो फिस्कल डेफिसिट हो रहे थे उसके बढ़ने के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना जरूरी था। दूसरा था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां हमें पेमेंट करनी थी उनको कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा करना था, किसको, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, नेक्स्ट था आपका गल्फ क्राइसिस। जो क्राइसिस हुए, जो हमारी पिछली इकोनॉमिक क्राइसिस में जो भी क्राइसिस हुए उनको पूरा करने के लिए हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत थी। राइज इन प्राइसेस, चीजें बहुत महंगी हो गई थी हमारे देश में, उनको सस्ता करने के लिए, नए कंपटीशन को लाने के लिए, चीजें अच्छी बनाने के लिए हमें देश में क्या लाना था, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट की बहुत बदतर हालत हो चुकी थी, परफॉर्मेंस उनकी बहुत बदतर थी। इसी कारण क्या करा, पब्लिक सेक्टर यूनिट को सुधारने के लिए, परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना पड़ा। हाई रेट ऑफ डेफिशिएट फाइनेंशिंग, यहाँ पे जो बोला गया हाई रेट ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो हमारे पास जो पैसे की कमी हो रही थी उसका रेट जो था बहुत ज्यादा हाई था। हमारे देश में एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, पैसे की कमी बहुत थी। ठीक है, चीजें बहुत महंगी हो रही थी। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक्स, हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, सोवियत ब्लॉक्स में हमारी कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही थी। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नई स्लाइड की ओर और जान लेते हैं उसके बारे में।
इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्यों उत्पन्न हुई, किस कारण से उत्पन्न हुई, आपको मैंने पीछे कारण बताए थे। अब कैसे की उत्पत्ति हुई उसके बारे में जान लेते हैं। Finally, India approaches International Bank for Reconstitution and the Development, popularly known as World Bank and International Monetary Fund (IMF), and received $7 million as loan to manage the crisis. International agencies expected India to liberalize and open up economy by removing restrictions on the private sectors and the remove trade restriction between India and other countries. India agreed to the condition of the World Bank and IMF had announced new economic policies which consist of wide range of economic reforms। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया ने IMF से और वर्ल्ड बैंक से क्या करा, लोन लिया अपने देश में डेवलपमेंट और रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए। और इंटरनेशनल बैंक ने, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड बैंक था और IMF था, उन्होंने क्या करा, प्रेशर बनाना चालू कर दिया भारत पर कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक से भारत ने $7 मिलियन का जब कर्जा लिया ताकि वो क्राइसिस जो पिछले 1950 से 1990 के बीच हुए थे उन क्राइसिस से निपटने के लिए, कि हमारे पास जो पैसा नहीं हो पा रहा है, कि हम अपने लोन्स को नहीं चुका पा रहे हैं, तो भारत ने देश में डेवलपमेंट और रिकंस्टिट्यूशन करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF से जब लोन लिया तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखी भारत के सामने। उन्होंने बोला कि भारत को अपने व्यापार से, अपनी इकोनॉमी से, प्राइवेट सेक्टर पे से क्या करना है, सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है और भारत को ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर ले जाना है। यानी कि जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, व्यापार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनकी पॉलिसीज को हटाना है। और इंडिया ने इन वर्ल्ड बैंक की इन शर्तों को माना, ठीक है। और देन उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का गठन हुआ, ठीक है। The measure adopted in new economic policy can be broadly classified in two groups, ठीक है। तो जो मेजर्स रखे गए इन नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते समय, वो दो चीजों को ध्यान में रखते हुए किए गए, दो बातें ध्यान रखी गई, दो ग्रुप्स में बांटी गई। पहली थी स्टेबलाइजेशन मैनर्स। स्टेबलाइजेशन मैनर्स का मतलब है दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स विच आर इंटेंडेड टू करेक्ट सम वीकनेसेस that have developed the balance of payment and bring inflation under control। हमारे देश में 1950 से 1980 और 1990s के बीच में जो इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर जो हमारे पैसे, जो हमारे पास शॉर्टेज हो रही थी, हमारे रेवेन्यूज कम हो रहे थे, उन रेवेन्यूज को सस्टेन करने के लिए क्या बना गया, स्टेबल बनाने के लिए, उन चीजों को स्टेबल बनाने के लिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जितना हम पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सके, इनकम को बढ़ाया जा सके और सस्टेन करा जा सके डेवलपमेंट को, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के नई पॉलिसीज का गठन हुआ। दूसरी पॉइंट, पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स रखे गए जिससे कि हम अपनी वीकनेसेस को निकाल के अपने देश की इन्फ्लेशन स्थिति को, इन्फ्लेशन यानी कि देश में पैसा बहुत ज्यादा हो गया था, पैसा मतलब ज्यादा नहीं हो गया था, मतलब पैसा छप ज्यादा रहा था, लेकिन भारत के पास उतना पैसा नहीं था, उतना रिजर्व नहीं था कि वो अपने लोन्स का पेमेंट कर सके, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या थे? They are long-term measures aimed to improving the efficiency of economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidness in various segmentation of Indian economy। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पहला तो हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिसमें हमने छोटे छोटे गोल्स बनाए ताकि हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कम कर सकें और जो हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति है उसको कंट्रोल कर सके हमारे देश में, ठीक है। सेकंड बनाया गया उस जो देश में जो पैसे का फाइनेंस का स्ट्रक्चर था उसको बहुत तरीके से रिफॉर्म करा गया, उसमें चेंजेस लाए गए ताकि देश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में, देश के पास पैसा नहीं है, ठीक है, भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों से कंपीट नहीं कर पा रही है, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाया गया, ठीक है।
जिसे लॉन्ग टर्म मेजर्स के तौर पे सोचा गया, लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सोचा गया कि काफी लंबे समय तक हमारे बिजनेस को किस तरीके से ढांचागत किया जाए कि बिजनेस लंबे समय तक चले और देश को रेवेन्यू प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक, आप मुझसे वैसे ही पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आर कैटेगराइज एज, देखो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस किए गए वो क्या क्या थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस करे गए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस करे गए वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो बच्चों होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसकी वर्ल्ड के साथ कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इनको रिकॉर्ड करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। इट इज अ सिचुएशन इन विच जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक उसी तरीके से एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बीच में आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अगर जनरली हाई हो जाते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन से हाई हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि देश में इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, चीजें महंगी होने लग जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि देश में इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, अब बात आती है लिबरलाइज्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट हैव रिसीव्ड द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रिवाइव द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे ही पता है कि हमने बोला कि देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया गया, प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया गया और ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया गया, ताकि सरकार अपने देश की यानी कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार कर सके। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिबरलाइजेशन, चलिए अब पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में कि क्या कैसे कैसे लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस करे गए। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस विद एन aim to put an end to those restrictions which become major problem in growth and development of various sectors. It is generally defined as the declining of the government regulation in the country to allow the private sector company to operate business transaction with fewer restrictions in relation to developing country. These terms refers to the opening an economic burden for multinational and foreign investment. तो बच्चों आपको जैसे मैंने बताया कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जब करा गया देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत, तो उसमें ये चीजें देखी गई कि डिफरेंट सेक्टर्स में यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो मेजर्स प्रॉब्लम थी उनको हटाने के लिए लिबरलाइजेशन आया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब था जो ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, यानी कि किसी भी सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था 1950 से 1990 के बीच आपको क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, उन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। जो पहले 17 इंडस्ट्रीज होती थी उनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था, उन्हें घटा के कर दिया 3। ठीक है, 3 ही बिजनेसेस को रन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए था, बाकी किसी भी बिजनेस को 3 नहीं 5 सेक्टर्स के लिए आपको बिजनेस में लाइसेंस चाहिए था, बाकी किसी भी सेक्टर में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा गया था, पब्लिक सेक्टर्स की जगह पर प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया काम। ठीक है, यानी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे तो किसी प्रकार के कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो किसी प्रकार का कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी कंपनी में आपको डेवलपमेंट करनी है तब भी कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आपको अगर डेवलपमेंट भी करना है तो आपको क्या करना है? एक लाइसेंस लेना है। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। In relation to the developing country, these terms refer to the opening economic border to the multinational and foreign investment. और जैसे जैसे हमारे देश का विकास हुआ और जैसे जैसे लिबरलाइजेशन का विकास हुआ, हमारे देश में मल्टीनेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुल गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन,
क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आर, तो उदारीकरण के क्या क्या उद्देश्य थे, लिबरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। तो समझ लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी यानी कि जो घरेलू उत्पाद थे उनको कंपटीशन, उनके बीच कंपटीशन उत्पन्न कराना। क्यों उत्पन्न कराना? ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी मिल सके और कस्टमर उसमें अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे प्राइस के साथ चीजें मिल सके। टू इंक्रीज द फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है कैपिटल फॉर्मेशन कर सके ताकि फॉरेन से हम इन्वेस्टमेंट करा सके डायरेक्ट, ठीक है, फॉरेन कैपिटल इंफॉर्मेशन करा सके और टेक्नोलॉजी को इंक्रूज करा सके ताकि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी इंडस्ट्रीज या कंपनी सेटअप हुई है उसमें हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और लोगों को कंपटीशन मिले, अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड हो देश में, ठीक है, और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ सके ताकि जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ज्यादा सरकार को फायदा होगा। टू डिक्रीज द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, जाहिर सी बात है लिबरलाइजेशन इसलिए लगाया गया ताकि सरकार पे से देश पे से क्या हो सके, उधार जो हमारा डेब्ट हो रहा था, उधार कर्जा बढ़ रहा था, उसको उतार सके, ठीक है। टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारे देश में सेवाएं और वस्तुएं हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम बढ़ा सके। टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट, और हम अपने मार्केट का साइज को बढ़ा सकें, इसीलिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया यहां पर, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, तो बच्चों मैंने जैसा बोला था लिबरलाइजेशन 5 सेक्टर में रिफॉर्म्स करे गए, उसके अंतर्गत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अंडर लिबरलाइजेशन है यानी कि उदारीकरण के अंतर्गत जो आर्थिक चेंजेस किए गए वो क्या क्या थे, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किए गए वो देखते हैं। तो बच्चों 5 सेक्टर में हमारे पास चेंजेस हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत रिफॉर्म्स में चेंजेस करे गए, यानी कि चेंजेस करे गए। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में जो चेंजेस करे गए। फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स पॉलिसीज को चेंज करा गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन का जो एक्सचेंज रेट था उसमें थोड़े से उनकी पॉलिसीज में थोड़े से चेंजेस लाए गए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म्स, ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चों ये 5 सेक्शन है जिसके अंदर चेंजेस किए गए लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। द फॉलोइंग स्टेप वर टेकन टू डीरेगुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेक्शन लिए गए जिसके कारण हम जो चीजें हटाई गई, डीरेगुलेट करी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर से। कौन कौन सी चीजें डीरेगुलेट करी गई, क्या क्या चेंजेस करे गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो ये हैं। पहला, सबसे पहले करा गया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गवर्नमेंट, कोई सी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। abolished licensing requirement of all industries except for the 5 industries which are liquor, cigarette, defense equipment, industrial explosive and dangerous chemical, drugs and pharmaceutical etc। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भारत में जो पहली 17 कंपनी थी उनको हटा के 5 इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ही आपको क्या करना पड़ रहा था, 5 इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ही आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। पहली थी आपकी लिकर, दूसरी थी धूम्रपान से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट, किसी भी देश के डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए या बनाने के लिए। नेक्स्ट था आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, यानी कि किसी भी देश के इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव यानी कि उत्पादन में आने वाले एक्सप्लोजिव का जो इस्तेमाल होता था उनको बनाने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। डेंजरस केमिकल को बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ रहा था, लाइसेंस लेना पड़ रहा था। और फार्मास्यूटिकल कंपनी और ड्रग्स कंपनी, ठीक है। तो यानी कि जहां पर आपका मैं अगर बात करता हूं फार्मास्यूटिकल और जो दवाइयों की कंपनी थी उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज पे पहले लाइसेंस था, अब लाइसेंस को हटा दिया गया, खाली 5 इंडस्ट्री, इन 5 इंडस्ट्रीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म कर दिया।
ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को घटा के प्राइवेट सेक्टर में देना चालू कर दिया। यानी कि पब्लिक सेक्टर की जितना पहले पब्लिक सेक्टर पे काम करती थी गवर्नमेंट, अब उतना पब्लिक सेक्टर पे काम नहीं कर रही थी, उन्हें घटाकर कितना कर दिया था, 3। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 3। यानी कि पब्लिक सेक्टर की 17 इंडस्ट्रीज को खत्म करके 3 तक कर दिया था, जो कि गवर्नमेंट उनका देखरेख कर रही थी। बाकी सब उठा के उन्होंने किसमें कर दी थी, प्राइवेट सेक्टर में दे दी थी। प्रेजेंटली ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। करंट में जो आपकी डेट में, आज की डेट में है, वो 3 ही इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर पे काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट। इनको किसी के हाथों में नहीं दिया सरकार ने, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया, अब पब्लिक का गवर्नमेंट ही इसकी देखरेख करती है। रेलवे पहले यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेलवे विभाग है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत है। एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो देश की सुरक्षा से मिलता जुलता मामला है, एटॉमिक एनर्जी जहां पर न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनते हैं, तो वहां उसको भी सरकार अपनी देखरेख में करती है। और नेक्स्ट है आपका डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि जो हमारी भारत के रक्षा से रिलेटेड यानी कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी हथियार बनते हैं वो सरकार की देखरेख में बनते हैं। उसने किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया है। अगर प्राइवेट कंपनी को दे देंगे तो देश को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया यानी कि जितने भी प्रोडक्शन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व्ड एरिया दिया गया था, उनको हटा दिया गया, उनको डी रिजर्व कर दिया गया, ताकि और इंडस्ट्रीज भी वहां पे आके सेटअप कर सके। द प्रोडक्शन एरिया विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डी रिजर्व। ऐसी कोई सी भी इंडस्ट्रीज जिसको स्मॉल स्केल के लिए पहले क्या करा गया था, 1991 की पॉलिसीज में से पहले क्या करा था, रिजर्व रखा हुआ था, तो 1991 में उनको डी रिजर्व कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हटा के वहां पर प्रोडक्शन उस क्षेत्र में और कंपनियां भी या और इंडस्ट्रीज भी सेटअप करके बड़ी बड़ी कर सकती थी अपने बिजनेस को। समझ में आया, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन वहां से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि देश में प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना और मार्केट की डिमांड्स को पूरा करने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटा दिया। यानी कि अगर किसी इंडस्ट्रीज में कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो पहले क्या था, 1950 से लेकर 90 के बीच में आपको क्या करना था, लाइसेंस लेना पड़ता था, और जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती थी आप उसमें कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस पॉलिसीज को, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत इसको हटा दिया गया, लाइसेंस पॉलिसी को हटा दिया गया। आप डायरेक्टली विदाउट किसी की परमिशन के आप अपना एक्सपेंशन कर सकते थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे, ग्रोथ कर सकते थे अपनी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, द बिजनेस and the production units were given freedom to import capital goods of upgrade their technology। तो समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत भारत में आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे विदाउट किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शंस, पहले आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी, तब आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर पाते थे। लेकिन अब स्वतंत्रता दे दी गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में कि आप कैपिटल गुड्स को भारत से इंपोर्ट कर सकते हो, मशीनों को बाहर से ला सकते हो, नई टेक्नोलॉजीज को ला सकते हो, और अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा कौन सा सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस करे गए। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज अ कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन दिस सेक्टर्स। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर जो बोला गया है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके अंतर्गत सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से पैसा उत्पन्न होता है या फिर पैसा प्रोवाइड होता है, इसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस लाए गए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले जितने भी बैंक्स होते थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते थे, उन सबको मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता था, आरबीआई करता था। तो यहाँ पे देखिए, रिड्यूसिंग वेरियस रेशियो, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो वाज लोअर्ड फ्रॉम 38.5 to 25, कैश रिजर्व रेशियो वाज लोअर्ड फ्रॉम 15% to 4.1। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि हर एक बैंक को या हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता था।
ठीक है, और रिजर्व में रखने के साथ साथ उन्हें आरबीआई के पास भी कुछ पैसा रखना पड़ता था, जिसे हम बोलते थे एसएलआर रेशियो, यानी कि स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो जो पहले था 1950 से लेकर 1990 तक, वो था 38.5%, जिसे घटा के अब कर दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 25%। इसी तरीके से कैश रिजर्व रेशियो जो था, कैश रिजर्व रेशियो बैंक को अपने पास रखने के लिए 15% से लेकर 4.1 कर दिया गया था, यानी कि आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता था, उन्हें अपने इनकम का 15%, यानी कि जितना उनके पास पैसा है उसका 15 से लेकर 15% आरबीआई के पास रखना पड़ता था पहले, लेकिन अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्हें 4.1 कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना पड़ता था। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट था कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत, क्योंकि पहले ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत थे, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन कर दिया गया। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आने के लिए क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया। आपको उसमें कोई भी आपको परमिशन नहीं लेनी, आप आएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी अपना बैंक खोल सकता है, और लोगों के बीच में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज कर दिया, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिल सके, बेटर सर्विस मिल सके। क्यों खोला गया प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक? प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक इसलिए खोला गया कि प्राइवेट बैंक्स अगर सेटअप होंगे, उतनी ज्यादा फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड होगी और सस्ते रेट्स पे लोन प्रोवाइड होगा। ठीक है, यानी कि जो क्या था, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक पहले क्या कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, लोन प्रोवाइड नहीं करा रहे थे गवर्नमेंट्स को या हमारे किसानों को जो डेवलपमेंट कर सके प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा था, पब्लिक सेक्टर आ जाने से उनके बीच कंपटीशन हो गया। कंपटीशन रख दिया तो वही वाली बात है ना, जब शेर शेर होता है और बकरी बकरी होती है, तो अगर काम करने की बात आएगी, जब शेर को खुला छोड़ोगे तभी वो काम करके दिखाएगा। तो कंपटीशन जब आपके सामने रख दिया जाएगा तो वो काम करके दिखाएगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करा पब्लिक सेक्टर बैंक के सामने, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मार्केट में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ गया और लोगों के बीच, कंज्यूमर्स को आसानी से सर्विसेज प्रोवाइड हो गई। चैलेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, सॉरी चैलेंज नहीं है, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि आरबीआई रोल अंडरवेंट अ चेंज फ्रॉम ऑफ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। पहले क्या था, रेगुलेट करता था आरबीआई, उसके रोल को ही चेंज कर दिया, रेगुलेटर से अब कन्वर्ट कर दिया उसे फैसिलिटेटर में। क्यों फैसिलिटेटर क्यों कहेंगे? क्योंकि अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था आरबीआई, खाली एक चीज कर रहा था, वो क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था इन चीजों को, रेगुलेट नहीं कर रहा था। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड्स करा रहा था। प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था तो कंपटीशन प्रोवाइड हो रहा था। जितनी भी डीरेगुलेशन थी इंटरेस्ट रेट की, एक्सेप्ट फॉर द सेविंग अकाउंट्स, बैंक्स वर एबल टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट मनी। पहले क्या करता था, आरबीआई ही रेट को डिसाइड करता था, रेगुलेट करता था पूरे सेविंग अकाउंट, बैंक्स अकाउंट और उनके इंटरेस्ट रेट पे, लोन रेट या जितने भी रेट्स होते थे आपके, उन सबको मैनेज करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा था, आरबीआई कर रहा था। लेकिन अब उसके रोल में चेंजेस करा गया, उसे क्या कहा गया, आप फैसिलिटेटर बनो, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले बनो। तो इसने क्या करा, जितने भी इंटरेस्ट रेट था, जो सेविंग बैंक अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग लिया जा रहा था अलग अलग बैंकों द्वारा, इन्होंने मैनेज कर दिया। इन्होंने लिमिट बना दी आरबीआई ने कि भाई इतने से इतने परसेंट तक आप अपने हिसाब से लोन ले, इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, लोन पर इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। मतलब 3% से लेकर 6% या 7% से 10%, इतना इसने क्या करा, रेट को डिसाइड कर दिया, ताकि बैंक अपने हिसाब से, अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से क्या कर सके, लोन्स को प्रोवाइड करा सके, अपने खर्चों के हिसाब से लोन्स को प्रोवाइड करा सके और लोगों को आसानी से लोन्स की फैसिलिटी मिल सके और देश में सेविंग्स की मोटिवेशन हो सके लोगों में। ठीक है, समझ में आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर लिमिट को रेज कर दिया, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को यहाँ पर रेज कर दिया बैंकों द्वारा 50% अराउंड। यानी कि अगर कोई बैंक, कोई फॉरेन बैंक में 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहे तो फॉरेन का कोई भी व्यक्ति आके वहां पे इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टैक्स रिफॉर्म्स एंड फिस्कल रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स
फिस्कल पॉलिसी। तो बच्चों जैसा कि बोला गया कि टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, इन्हें टैक्स रिफॉर्म्स को ही फिस्कल रिफॉर्म्स बोले गए। देश में जितने भी टैक्सेशन पॉलिसीज थी पहले आसान नहीं थी, कोई भी उसे आसानी से नहीं लगा सकता था। आज की डेट में जैसे हम टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि टैक्स को लगाने के लिए, टैक्स पता लगाने के लिए कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, उतना उस तरीके से देश में सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें सुधार किए गए। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को बनाया गया, टैक्सेशन पॉलिसीज को बनाया गया। तो नई पॉलिसीज जो आई थी उसमें टैक्स के रूल्स में भी चेंजेस करे गए। जो पहले था टैक्स की पॉलिसीज में जो रेट था बहुत हाई रेट चार्ज हो रहा था, जिससे कि लोग क्या कर रहे थे, अपने टैक्स को बचा जाते थे, अपनी इनकम को शो नहीं करते थे। ठीक है, तो टैक्स रेट्स को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ताकि आसानी से लोग अपनी इनकम को छुपाए ना, लोगों उसके लिए क्या करें, टैक्स पे करें और जनरली सबके सामने शो करें। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना होगा ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी आई कहां से, लोग क्या करते थे, अपना टैक्स को बचा जाते थे और इनकम को शो नहीं करते थे। इनकम को शो नहीं करते थे क्योंकि रेट्स क्या होते थे, वेरी हाई होते थे। अगर भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा नॉर्मली बंदा क्या सोचेगा, भाई मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं टैक्स पे क्यों करूं गवर्नमेंट को। लेकिन क्या होता था उस समय, टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई होते थे, सारा पैसा गवर्नमेंट को, यानी कि अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 20% या 15% गवर्नमेंट को चले जाता था। तो इसीलिए सिंप्लीफाइड करा गया टैक्स स्ट्रक्चर को और लो डाउन करे गए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टैक्स के रेट को लो डाउन करा गया, ताकि आसानी से हर कोई व्यक्ति उस टैक्स को चुका सके और अपनी इनकम को शो कर सके। ठीक है, दिस रिड्यूस टैक्स एवेशन एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। और जैसे ही टैक्स पॉलिसीज में टैक्स रेट्स को रिड्यूस करा गया, क्या गया, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जनरेट होने लग गए और इंक्रीज होने लग गए। Prior to 1991, the tax rate of country were quite very high, which led to the tax evasion. The fiscal reform simplified the tax structure and lowered the rate of taxation. This reduced the tax evasion and the increases government revenues. तो जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में 1991 में जो कंट्री के 1991 से पहले क्या था, कंट्री के जो रेट्स थे, टैक्स रेट थे, वो बहुत ज़्यादा हाई थे, जिस कारण लोग क्या करते थे, टैक्स को छुपा देते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स देने से बचते थे। ठीक है, तो टैक्स देने से जब वो बचते थे, तो इसीलिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत टैक्स रिफॉर्म्स को लाया गया, टैक्स स्ट्रक्चर्स को चेंज करा गया, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से जाके क्या करे, अपनी इनकम को ना छुपाए और टैक्स को पे करे आसानी से। बोला 8% है या 9% है, आप जाके पेड करिए। तो इंसान भी ये सोचता था, यार टैक्स रिड्यूस हो गया था, पहले 20% देना पड़ता था, अब 8% देना पड़ा है, इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ, चलो दे देता हूँ टैक्स। तो उसकी इनकम क्या हो जाती थी, नॉर्मली शो कर देता था वो, और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्या हो रहे थे, इससे इंक्रीज हो रहे थे। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को कम कर दिया, जिससे कि लोगों में सेविंग्स और वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम सामने आ गई। इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड अ मॉडरेट रेट ऑफ टैक्सेस एनकरेज द सेविंग एंड वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक इंसान के अंदर क्या हो गई थी, अपनी इच्छा शक्ति जागृत हो गई थी, क्योंकि टैक्स रेट कम हो गए थे, तो वो ये सोचते थे कि यार चलो इतना तो मैं दिखा ही सकता हूँ, इतनी इनकम दिखा सकता हूँ, इतना टैक्स मैं पे कर सकता हूँ, अब मुझे दिखाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करके अपनी इनकम को दिखा देते थे। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि आपको खुद पे करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो आपसे इनडायरेक्ट वे में लिए जाते हैं। जैसे कि आपको पेंसिल लेने गए, पेंसिल पे की कॉस्ट है 3 रुपए, 2 रुपए टैक्स लगा के तीसरा बंदा जो मैन्युफैक्चर जहां से आप खरीद रहे हो, वो व्यक्ति आपके लिए 2 रुपए का टैक्स भरेगा, यानी कि 5 रुपए उसकी कॉस्ट है, तो 5 रुपए में 2 रुपए वो टैक्स आपके बिहाफ पे भरेगा। तो ऐसे टैक्सेस को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ऐसे टैक्सेस की पॉलिसीज को भी रिड्यूस कर दिया गया और रेट्स को भी रिड्यूस कर दिया गया, जिससे कि मार्केट में क्या आ गया, टैक्स रिफॉर्म आ गया। तो ये 3 पॉइंट है, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नई स्लाइड की ओर और जान लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए।
तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंजेस किए गए, उनकी पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किए गए, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन दिस सेक्टर, क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए इन सेक्टर्स के अंतर्गत, चलिए जान लेते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, यानी कि डिवैल्यूएशन इंप्लॉइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट सम फॉरेन करेंसीज। इन 1991 the rupees were devaluated to increase our country exports and to discourage imports। देखो, हमारे रुपयों का जो हमारे लगातार जो पैसे की वैल्यू थी, रुपए की वैल्यू थी, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में क्या हो रही थी, गिरती जा रही थी। ठीक है, लेकिन 1991 में क्या करा हमने, क्या करा, एक्सपोर्ट को क्या करना चालू करा, एक्सपोर्ट करना चालू करा और इंपोर्ट को डिस्करेज करना चालू करा, ताकि हमारे देश में पैसे की वैल्यू बढ़ सके। पैसे की वैल्यू अदर इंस्टीट्यूशन यानी कि अलग अलग देशों में फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ सके। इसी कारण हमने क्या करा, इंपोर्ट्स को क्या कर दिया, रिड्यूस करना चालू कर दिया, यानी कि डिस्करेज करना चालू कर दिया, और एक्सपोर्ट को क्या करा, इंक्रीज करना चालू कर दिया, ताकि हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ सके फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण भी अब गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या करता था गवर्नमेंट, इसमें रोल क्या प्ले करता था, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई करना है, इन सारी चीजों के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज और करेंसीज को मैनेज करता था गवर्नमेंट। ठीक है, पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या करना पड़ता था, आपको क्या करना पड़ता, भारत के पास जो पैसा होता था, जितना इंपोर्ट कर रहे थे हम, ज्यादातर हम किस पे फोकस कर रहे थे, हम लोग इंपोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे, एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं था। लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत हमने एक्सपोर्ट पे फोकस करा, हमारे पास हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ी अदर फॉरेन करेंसीज के मुकाबले। और अब क्या करा, भारत ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना चालू कर दिया धीरे धीरे, सप्लाई के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जितनी हमारे पास डिमांड होती थी, जितनी डिमांड आती थी, उसी हिसाब से सप्लाई डायरेक्ट गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, और इस हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी डिटरमाइन करने में अपना रोल निभाने लगी सरकार। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट रिफॉर्म्स किए गए वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में किए गए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, पहले देखो, इंपोर्ट कोटा वर अबॉलिश, यानी कि इंपोर्ट करने की जो लिमिटेशंस थी उनको हटा दिया गया। लिमिटेशंस जो थी सारी इंपोर्ट्स पे से हटा दी गई। आप कितना भी चाहे इंपोर्ट कर सकते थे, कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, कोई भी लिमिट में डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। आप जितना मर्जी चाहें उतना अब आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते थे। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज ऑलमोस्ट स्क्रैप्ड, यानी कि जैसा मैंने बोला, इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस होता था उसकी पॉलिसीज को खत्म कर दिया गया था बिल्कुल। इंपोर्ट ड्यूटी वर रिड्यूस, यानी कि जो सामान लाने पे जो इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट टैक्स लगता था, उसके लिए उतना टैक्स नहीं देना पड़ता था, बहुत रिड्यूस कर दिए गए थे उसके रेट्स को। ठीक है, देन था एक्सपोर्ट ड्यूटी वर कंप्लीटली विड्रॉन, एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज की किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं थी, कंप्लीटली विड्रॉन कर दी गई थी 1991 की पॉलिसीज में, ताकि हमारे देश से माल क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके और ग्लोबलाइजेशन स्तर पर जा सके और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन सुधर सके। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। बेटा अभी आप अगले वीडियो में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, पहला पॉइंट था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकंड था आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड था आपका फिस्कल सेक्टर और टैक्स सेक्टर रिफॉर्म्स, चौथा था फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर रिफॉर्म्स और पांचवा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म्स। तो बच्चों ये थे हमारे 5 रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका आता है। चलिए बढ़ते हैं अपना, मेरे हिसाब से आज का वीडियो ये समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, पार्ट 1 वीडियोस ये कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। धन्यवाद।